हम देख सकते हैं कि प्रसादोत्तर हिंदी नाटक का जो समय है वो काफ़ी बड़ा समय है, क्योंकि प्रसाद के बाद के नाटकों की जब हम बात करते हैं तो नाटक के उद्भव विकास को जब हम विभक्त करते हैं, विभाजन करते हैं, तो सुविधा की दृष्टि से हम स्वातंत्रोत्तर हिंदी नाटक या जो छठा दशक है, जो सातवां दशक है या आठवां दशक है, इस तरह से हम उन नाटकों को विभक्त करके सुविधा की दृष्टि से समीक्षा करते हुए उन पर विचार करते हैं। लेकिन इसमें कोई संशय नहीं कि प्रसाद ने हिंदी नाटक के लिए या उनसे पहले भारतेंदु ने और भारतेंदु युग के नाटककारों ने हिंदी नाटक के लिए जो एक मंच, जो एक आधारशिला तैयार की थी, प्रसादोत्तर हिंदी नाटककारों ने भी उसे रुकने नहीं दिया और उसमें लगातार सतत अवदान उनका चलता रहा और अनेक प्रकार के नाटक हमारे सामने आए। कुछ राष्ट्रीय चेतना के, कुछ सामाजिक समस्याओं के, कुछ सांस्कृतिक बोध के, इस तरह के, तो कुछ समस्या मूलक, समस्या केंद्रित विषय वस्तु को लेकर लिखे गए नाटक। तो ऐसे बहुत से नाटक हमारे सामने आए और नाटककार भी आए। जिन नाटककारों ने समस्या को केंद्र में रखकर, चाहे वो समस्या मनोवैज्ञानिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है या गरीबी की समस्या है या टूटते हुए संबंधों की समस्या है या पारिवारिक विघटन की समस्या है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती रहीं। और आज़ादी के बाद हम जानते हैं कि स्वतंत्रता से पहले जो स्वप्न भारतवासियों ने बुने थे कि आज़ाद देश में एक खुले आकाश में हम विचरण करेंगे, सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा, लेकिन हम नहीं जानते थे कि इस देश को अपने पांवों पर खड़े होने में और स्वावलंबी बनने में जो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा वो क्या क्या होंगी। ये सब समस्याएं आती चली गईं और रचनाकार, कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार, ये सब उनसे जुड़ते चले गए। इसलिए बहुत सारी, कहीं कृषि समुदाय की समस्या आई, कहीं अंचल विशेष की समस्या आई, तो उन सब समस्याओं को नाटककारों ने भी बहुत करीबी दृष्टि से देखा और उन पर विचार करते हुए उन्हें अपनी नाट्य रचनाओं की वस्तु बनाया। लक्ष्मी नारायण मिश्र इस दिशा में महत्वपूर्ण काम करते हैं। उन्होंने भी अनेक सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं को केंद्र में रखकर नाटकों का सृजन किया। 1931 में राक्षस का मंदिर इसी प्रकार का एक नाटक है, हालांकि ये आज़ादी से पहले का नाटक है। सन्यासी नाम का नाटक 1931 में, मुक्ति का रहस्य 1932 में, राजयोग 1934 में, सिंदूर की होली 1934 में, आधी रात 1937 में, ऐसे अनेक नाटक उस समय लिखे गए, उनका मंचन हुआ। तो एक पैटर्न पर, एक विशेष प्रकार की दृष्टि को लेकर जो नाटक लिखे जा रहे थे वो लगातार हमारे सामने आ रहे थे। पांडे बेचन शर्मा उग्र, एक बड़े उग्र कथाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनकी औपन्यासिक रचनाएं देख लें, उनके व्यंग्य देख लें और उनकी नाट्य रचनाओं को देख लें। 1937 में उन्होंने डिक्टेटर नाम से बहुत ही चर्चित नाटक लिखा। 1938 में चुंबन नाम से और 1941 में आवारा नाम से उन्होंने नाटक लिखा और अपने नाटकों के माध्यम से उन्होंने एक अपनी अलग तरह की पहचान हिंदी नाट्य जगत में बनाई। गोविंद बल्लभ पंत न केवल राजनेता थे अपितु चर्चित कथा का नाटककार भी हमारे सामने बनकर आते हैं। 1937 में उन्होंने अंगूर की बेटी नामक नाटक लिखा। पंत जी का योगदान हिंदी साहित्य की दुनिया में उल्लेखनीय योगदान माना जाता है। भगवती प्रसाद वाजपेयी 1939 में छलना शीर्षक से एक नाटक लिखते हैं। वह भी तमाम ऐसी समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में हमारे सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। सूर्य नारायण शुक्ल ने खेती हर देश, कृषि समस्याओं को, कृषक समस्याओं को केंद्र में रखकर 1939 में नाटक लिखा। ऐसे ही गणेश प्रसाद द्विवेदी ने सुहाग बिंदी 1935 में लिखा। और फिर सेठ गोविंद दास का जब हिंदी नाट्य जगत में आगमन होता है तो वो अपनी उपस्थिति बहुत ही उल्लेखनीय दृष्टि से हमारे सामने
उजागर करते हैं, दर्ज करते हैं। 1941 में वो विकास शीर्षक से एक नाटक लिखते हैं। समाज और संस्कृति के तमाम ऐसे मुद्दों को जिनकी अपेक्षा आवश्यकता उस युग में दिखाई देती है, वो रेखांकित करते हैं। सेवा पथ 1940 में, प्रकाश 1935 में, संतोष कहाँ 1945 में, महत्व किसे 1947 में, गरीबी और अमीरी 1947 में, ऐसी बहुत सारी नाट्य कृतियाँ हमें मिलती हैं जो इस युग के नाटककार समय और परिवेश की नब्ज को पकड़ते हुए, पहचानते हुए अपने पाठकों को, अपने ग्राहकों को वो अपनी रचनाओं के माध्यम से देने का प्रयत्न करते हैं। उपेंद्रनाथ अश्क मनोविश्लेषण, मनोविज्ञान की दृष्टि से कथात्मक दुनिया में तो अपनी उपस्थिति दर्ज करते ही है, एकांकी और नाटक की दुनिया में भी उनका योगदान उल्लेखनीय और सराहनीय माना जाता है। सन 1935 में उन्होंने भी लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक 1940 में, देवताओं की छाया 1940 में, छठा बेटा, देवताओं की छाया आदि, इसके बाद अलग अलग रास्ते 1954 में, और बहुत चर्चित रचना उनकी अंजो दीदी 1961 में हमारे सामने आती है। 1967 में बड़े खिलाड़ी और लौटता हुआ दिन 1972 में एक समस्या नाटक का उल्लेखनीय पक्ष हमारे सामने इन नाटकों के माध्यम से उजागर होता है। तो उपेंद्रनाथ अश्क वास्तव में समाज, सामाजिक के मनोविज्ञान और परिवेश और परिस्थिति के मनोविज्ञान को अच्छी तरह जानते समझते थे और बहुत बारीकी से उनको वो अपनी नाट्य रचनाओं में और उन रचनाओं के पात्रों से जोड़ते हुए हमारे सामने चित्रित करते रहे। पृथ्वीनाथ शर्मा ने दुविधा नामक 1938 में एक नाटक लिखा। ये जो द्वंद्व है, ये जो जैसा हमने पहले कहा कि व्यक्ति और समाज के बीच में ऐसे अनेक मुद्दे, ऐसे अनेक कारण, चुनौतियां, समस्याएं उजागर होती हैं, उन सब को लेकर अपराधी के मनोविज्ञान को 1939 में उजागर किया। साथ 1944 में ये इसी समस्यामूलक नाटकों की दुनिया में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई देते हैं। तो हरिकृष्ण प्रेमी एक ऐसा ही उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण नाम है जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना को, सांस्कृतिक बोध को हमारे सामने रखा, लेकिन जो समाज की और संस्कृति की समस्याएं थीं, उन समस्याओं को भी एक अलग तरह की नाट्य सृष्टि के माध्यम से उजागर किया। छाया 1941 में लिखा गया ऐसा ही एक नाटक है। 1941 में ही उन्होंने बंधन नाम से भी एक नाटक लिखा। हरिकृष्ण प्रेमी ने बहुत सारे नाटक ऐसे लिखे जिनको आज भी देश की अस्मिता के, देश की एकता के और समेकित संस्कृति की महत्ता के संदर्भ में याद किया जाता है। वृंदावन लाल वर्मा जो ऐतिहासिक रचनाकार, कथाकार, उपन्यासकार रहे हैं, उन्होंने भी कुछ नाट्य रचनाओं के माध्यम से अपने नाट्यबोध से अवगत कराया। खिलौने की खोज 1950 ऐसा ही एक चर्चित नाटक है जिन्होंने कुछ अछूती समस्याओं को उद्घाटित करने का प्रयत्न किया। तो ऐसे सभी नाटक और नाटककार जो समाज को, परिवार को, सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं को, चुनौतियों को अपनी नाट्य रचनाओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के मुख्य पात्रों के माध्यम से, उन रचनाओं की कथा वस्तु और संवाद योजना के माध्यम से, भाषा और शैली के माध्यम से उद्घाटित करते रहे। उन सारी समस्याओं में, क्योंकि ये जो समय था, बदलाव का समय था, आज़ादी के बाद का भारत और आज़ादी से पहले का भारत, इसकी सोच में, इसकी दृष्टि में, इसके स्वप्नों में, इसके संकल्पों में एक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। इसलिए प्रेम को केंद्र में रखकर जो समस्याएं समाज के सामने आ रही थीं, युवा वर्ग जिस तरह से प्रेम के अर्थ बदल रहा था, प्रेम के प्रतिमानों को नई कसौटी से देखने की कोशिश की जा रही थी, विवाह एक बड़ी समस्या, जो प्रेम विवाह जिसको हम लव मैरिज कहते हैं,
वहाँ जो विवाह हो रहे थे उन विवाहों से पैदा होने वाली समस्याओं को कैसे उद्घाटित किया जाए, ये भी जो जो साथ नाटक है पृथ्वीनाथ शर्मा का, वो इसी मूलभूत समस्या को उद्घाटित करता है। ऐसी नैतिकता के अनेक मुद्दे और प्रश्न, अनैतिकता का, औचित्य और अनौचित्य का, पाप और पुण्य का, ये जो एक द्वंद्व था समाज में, इस नैतिक और अनैतिक की मूलभूत समस्या को अपराधी नाटक के माध्यम से पृथ्वीनाथ शर्मा ने उद्घाटित किया। आधुनिक शिक्षा के जो दुष्परिणाम थे, उन दुष्परिणामों से जो चुनौतियां विद्यार्थियों के सामने, शिक्षार्थियों के सामने उपस्थित हो रही थी, उपेंद्रनाथ अश्क ने उसका पूरा एक ब्यौरा स्वर्ग की झलक नामक नाटक के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया। तो एक बेबाकी से, निडरता से अश्क जी ने वो जो नई उस समय की आधुनिक शिक्षा की जो नीतियां थीं, जो पद्धतियां थीं, उनके जो दुष्परिणाम आ रहे थे, उनको उद्घाटित किया। अमीरी और गरीबी का द्वंद्व समाज में लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। हमने सोचा था कि आज़ादी के बाद हम सब बहुत अमीर हो जाएंगे, स्वावलंबी हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, रोजगार मिल जाएगा, सबके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। लेकिन गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर और अमीर होता चला गया। इस द्वंद्व को गरीबी और अमीरी जैसे शीर्षक से सेठ गोविंद दास ने महत्वपूर्ण नाटक के साथ हमारे सामने उपस्थित किया। उस समय की बहुत सारी स्त्री केंद्रित चुनौतियां और समस्याएं थीं। विधवा का विवाह हो कि ना हो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके पुनर्विवाह की एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी समस्या थी। उससे हमारे साहित्यकार भी जूझ रहे थे, समाज सुधारक भी जूझ रहे थे, हमारे राजनेता और मार्गदर्शक भी जूझ रहे थे। तो एक आह्वान साहित्यकारों ने अपनी कथात्मक और नाट्यात्मक रचनाओं के माध्यम से किया था। तो उस पुनर्विवाह, विधवा के पुनर्विवाह, स्त्री की शिक्षा और अनमेल विवाह, ऐसे अनेक मुद्दे इन नाटकों के माध्यम से उद्घाटित किए गए। प्रेमी के वर्ण की समस्या, घूसखोरी की समस्या जो लगातार बढ़ रही थी, रिश्वतखोरी, जालसाजी की समस्या, छल और कपट की, धोखे की, प्रवंचना की समस्या, कैसे स्वार्थ केंद्रित होकर व्यक्ति व्यक्ति के साथ प्रवंचना कर रहा था, इन सब समस्याओं को अलग अलग कथानकों और पात्रों के माध्यम से लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपनी नाट्य रचनाओं में बखूबी उद्घाटित किया और बहुत प्रभावित भी किया। उनके मंचन भी अत्यंत सफलता के साथ निरंतर होते रहे और उनका स्वागत अभिनंदन होता रहा। न्याय अन्याय की समस्या मिश्र जी का ऐसा ही नाटक है। पुराने मूल्यों के विघटन की समस्या नए हाथ विनोद रस्तोगी का ऐसा ही नाटक है। क्योंकि ये परंपरा और आधुनिकता का जो द्वंद्व है, नए और पुराने का जो द्वंद्व है, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी की मान्यताओं और मूल्यों में जो संघर्ष होता है, उन सबको भी इन नाट्य रचनाओं के साथ जोड़ा गया। इसलिए ये सारे नाटक बुद्धिवादी दृष्टिकोण को उद्घाटित करते हैं, उजागर करते हैं। जो बौद्धिकता का एक प्राबल्य है, उसको उद्घाटित करते हैं। इस युग के नाटककार ने कृत्रिमता में, आडंबर, पाखंड में अब भरोसा न करने का आह्वान किया। इससे पहले ऐसा कि हम जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो आदर्श है उसे प्रतिष्ठित स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। और हम बहुत सी नाट्य रचनाओं में या कथात्मक और औपन्यासिक रचनाओं में आडंबर को, पाखंड को, सामाजिक विद्रूपताओं को भी देख रहे थे। तो ये जो नाटककार है वो धीरे धीरे इनके प्रति जो एक भ्रम था, एक मोह था, उनको तोड़ने का प्रयत्न कर रहा है। खोखले आदर्शवाद का वह विरोधी बन रहा है, उसका समर्थन नहीं कर रहा। कपोल कल्पनाओं की अब वो सराहना या प्रशंसा नहीं कर रहा। इसका मतलब यथार्थ प्रधान हो गया, वस्तुस्थिति महत्वपूर्ण हो गई। इसलिए मानसिक और आध्यात्मिक तृष्णा की शांति वो चाहता है। वही जो भागम भाग की दुनिया है, यह जो धनार्जन की लिप्सा है,
यह जो रातों रात धनवान बनने की अभिप्सा है, ये सब इस बात की ओर इंगित करते हैं कि नाटककार अब एक चैन की सांस लेना चाहता है, सुख और शांति के साथ जीवन यापन करना चाहता है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से वह इन सारी लोभ, तृष्णा, मोह, राग, द्वेष, इनसे उठकर कुछ एक नई परिकल्पना के साथ हमारे सामने आना चाहता है। उसे केवल मनोरंजन अब नहीं चाहिए, अपितु वो आधुनिक शिक्षा को, आधुनिक शिक्षा से पैदा होने वाली जो ज्ञान की नई दिशाएं हैं उनको उद्घाटित करना चाहता है। तो अद्यतन, अधुनातन वैश्विक उपलब्धियों को नाट्य रचनाओं के माध्यम से, उन रचनाओं के पात्रों के माध्यम से वो अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता है। तो यह नाटककारों का एक नया संकल्प इन रचनाओं के माध्यम से हमारे सामने आता है। वह जो पारंपरिक रूढ़िवादी जंजीरें हैं, बंधन हैं, उनको तोड़ने के लिए उत्सुक दिखाई देता है। वह साहित्य और समाज की स्वतंत्रता और नैसर्गिकता की बुनियाद पर आधुनिक बौद्धिक विलास से रचना करना चाहता है। तो समाज और साहित्य, इनमें एक अंतर संबंध, और फिर एक स्वतंत्र चेतना, इनमें भी जो एक बड़ी जरूरत है, जो एक बड़ी आवश्यकता है, उसकी बुनियादी जो आधारशिला है उसको उद्घाटित करना चाहता है। इस तरह समस्या नाटकों में पात्रों की संख्या तुलना में कम होती चली गई। उनका कार्य व्यापार सीमित और नियंत्रित होता चला गया। जीवन की जो विस्तृत कथा है या जो व्यापक कथा भूमि है वह उसमें समाहित होती चली गई। मिश्र जी ने, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने, जो हिंदी समस्या नाटक के जनक भी माने जाते हैं, उन्होंने तो समस्या नाटकों में भावुकता को अब एक तरह से हाशिए पर डाल दिया और वो आदर्शवाद को नाटक के माध्यम से अब उद्घाटित नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो जीवन का कटु सत्य है वो नाटकों के माध्यम से उजागर हो, क्योंकि भावना से हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। भावना महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तविकता और यथार्थ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वे बौद्धिक तथा यथार्थवादी दृष्टिकोण को अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखते थे तो इन दोनों को वो अधिक महत्व देना चाहते थे। मिश्र जी आधुनिक जीवन के बदलते मूल्यों को लक्ष्य करते हुए बहुत सारी समस्याओं को नाटक की कथा वस्तु से जोड़ना चाहते थे। रूढ़ियों को नकारा, दकियानूसी मान्यताओं और परंपराओं को नकारा, उनको अस्वीकार किया। उपेंद्रनाथ अश्क ने रोमांस और भावुकता को एक हाशिए पर डालकर, एक दरकिनार करते हुए सामाजिक जीवन में जो प्राचीन और नवीन का समझौता था उस पर भी प्रकाश डालने की कोशिश की। सेठ गोविंद दास और वृंदावन लाल वर्मा ने आदर्शवाद को महत्वपूर्ण तो माना और भावुकता का समर्थन भी किया, लेकिन मानवतावादी दृष्टिकोण को पृथ्वीनाथ शर्मा ने अपने नाटकों के माध्यम से पुनर्व्याख्यायित किया, रेखांकित किया। छठा बेटा, कैद जैसे ठोस यथार्थवादी धरातल पर लिखे गए नाटकों को उपेंद्रनाथ अश्क ने हमारे सामने प्रस्तुत किया तो उन नाटकों की वस्तु को देखकर डॉक्टर बच्चन सिंह ने तो यहाँ तक लिखा कि अश्क पहले नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रंगमंच से संबद्ध किया और उसे रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ दिया। प्रसादोत्तर नाट्य रचना संसार रोमांटिक भावबोध से मुक्त होने का भरपूर प्रयास करता है। इसलिए हम देख सकते हैं कि प्रसादोत्तर हिंदी नाटक की जो दुनिया है, नाटककारों का जो एक मानसिक संसार है, वह रोमांटिक भावबोध से अब बाहर निकलने और निकालने का प्रयत्न करता है और वो समकालीन जो मुद्दे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनौतियां, जो समस्याएं हैं, उनको उठाने की कोशिश करता है। हंस पत्रिका जिसके संपादक प्रारंभ में प्रेमचंद रहे, 1938 में जब वो प्रकाशित हुई
तो भुवनेश्वर प्रसाद का एक लघु नाटक ऊसर नाम से, जो कि आधुनिक भावबोध का पहला नाटक माना जाता है, वो उस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। भुवनेश्वर का एक अन्य नाटक तांबे के कीड़े, जिसने बहुत उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज की, आधुनिकता बोध की दृष्टि से बड़ा सराहनीय और स्तुत्य नाटक माना जाता है। विसंगति बोध क्या होता है, ये तांबे के कीड़े के माध्यम से हमारे सामने आया। तो विसंगति बोध एक अवधारणात्मक टर्म के रूप में, शब्दावली के रूप में उजागर हुआ। विसंगति का अर्थ है मानव जीवन का निरुद्देश्य हो जाना, यानी संगति ना बैठना, अर्थहीन हो जाना या अर्थ खो बैठना, निरर्थक हो जाना। इस युग के नाटककारों ने अपनी नाट्य रचनाओं के द्वारा यही भावबोध संचरित किया कि ये जो विसंगतियां जीवन में पैदा हो रही हैं, परिवारों में पैदा हो रही हैं, संबंधों में पैदा हो रही हैं, ये खतरनाक है। मानव के पैदा होने, उसके जीने, उसके मर जाने, इनमें क्या कोई संगति है कि नहीं है? या मनुष्य बस पैदा हो, जिए और चला जाए, यही सत्य है? सब कुछ, समस्त जीवन क्या बेमेल है? क्या उसका कोई अर्थ है? यदि है तो वो अर्थ क्या है? उस अर्थ को खोजने की कोशिश इन नाट्य रचनाओं में इन नाटककारों ने की है। रचनाकार इस तरह की मानव जीवन की अनेक विसंगतियों को बार बार रेखांकित करता है, उद्घाटित करता है। अनर्गल प्रलाप, तारतम्यता विहीन वार्तालाप, प्रतिकूल या बेढंगी परिस्थितियां, अपरिचित पात्रों चरित्रों के उजागर करते हुए उनके जीवन की विसंगतियों को रेखांकित करना, उकेरना, ये सब इस प्रकार के नाटक और नाटककार करते रहे। धर्मवीर भारती जो धर्मयुग का संपादन भी करते रहे, उन्होंने अंधा युग जैसा नाटक जब लिखा तो युद्ध की एक भयावह समस्या जो देश के सामने थी, विश्व के सामने थी, उसको उजागर किया, जिसकी चर्चा आगे दिनकर कुरुक्षेत्र में भी करते हैं। तो एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या इस नाटक के माध्यम से उद्घाटित हुई। मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन 1958 में, लहरों के राजहंस 63 में और आधे अधूरे 1969 में लिखा। इन तीनों नाटकों के जो नायक हैं वो एक तरह से अपने अपने बिखराव के साथ हमारे सामने आते हैं। वो इस सामाजिक सांस्कृतिक विघटनकारी परिस्थितियों के शिकार प्रतीत होते हैं, अपरिचित हो जाते हैं अपने आप से, और घर लौटने की एक उत्कट इच्छा, एक बेचैनी उनमें दिखाई देती है। अपने परिवेश, अपने परिवार, अपने समाज, अपने परिकर से विलग होने की जो पीड़ा है, उसका जो दर्द है, उससे कटकर ये नायक जिस टूटन का अनुभव करते हैं, वो अपने आप से भी अपरिचित हो जाते हैं। इस तरह की परिकल्पना मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये नाटककार करते हैं। इस तरह से एक पूरा परिवार से कटने का, समाज से कटने का, विघटन की त्रासद स्थितियों का जो बोध है, ये वास्तव में आधुनिकता का वही बोध है जो विसंगतियों को उद्घाटित करता है। परस्पर विरोधी मूल्यों के बीच का भटकाव या द्वंद्व, उनमें उत्पन्न तनाव, उसको झेलने सहने की शक्ति, ये सब भी इन नाटकों की विषय वस्तु बनती है। मोहन राकेश आधे अधूरे के माध्यम से अपने पात्रों से अवांछित पारिवारिक परिस्थितियों में जीने के लिए विवशता का बोध, इसको उद्घाटित करते हैं, और एक तनाव जो मनुष्य झेल रहा है, जो परिवार झेल रहा है, जो पात्र झेल रहे हैं, उनकी ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं। आषाढ़ का एक दिन का नायक व्यक्ति स्वातंत्र्य और राजाश्रय के बीच की टकराहट को, उसके भटकाव को उद्घाटित करता है। उसकी रचना धर्मिता उसे अपार मानसिक तनाव के लिए आगे बढ़ाती है और वो उनका सामना करता है। लहरों के राजहंस का नायक प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वंद्व से जूझता है, काम और अध्यात्म के द्वंद्व से जूझता है और तनाव लेकर जीता है। ऐसी तमाम विघटनकारी और विसंगति कारक स्थितियों का उद्घाटन
नाटककार करते हैं। अनेक अर्थ छटाओं को अपने नाटकों में एक साथ मोहन राकेश उपस्थित करते हैं। बिंबों, नए नए बिंब, नए नए प्रतीक, नए नए रंग संकेत, इनके माध्यम से मोहन राकेश ने विशिष्ट मनस्थितियों की अभिव्यक्ति को जितनी खूबी से चित्रित किया है, उकेरा है, वो वास्तव में अपूर्व है, विलक्षण है। ऐसे ही विपिन कुमार अग्रवाल का 3 अपाहिज 1963 में लिखा हुआ नाटक है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का शुतुरमुर्ग 1968 में लिखा हुआ बड़ा चर्चित नाटक है, जिसके कई मंचन हुए। लक्ष्मी नारायण लाल ने 1968 में सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू जैसे नाटक दिए। सुरेंद्र वर्मा ने नाट्य लोक में, नाटक की दुनिया में जब उपस्थिति अपनी दर्ज कराई तो द्रौपदी 1970 में नाटक लिखा और आधुनिकता बोध के कुछ नए आयामों को उद्घाटित किया। इस तरह प्रसादोत्तर हिंदी नाट्य साहित्य में कुछ बुजुर्ग नाटककार भी जुड़े, जो आज़ादी के पहले से नाट्य सृजन कर रहे थे और इस दौर में भी नाटक लिखते रहे। उन्होंने अपने पुराने आदर्शों और संस्कारों के अनुकूल ही लिखा। ऐसे नाटककारों में लक्ष्मी नारायण लाल, जो 1903 से लिखना प्रारंभ करते हैं और 1987 तक हम देख सकते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी, जो 1908 से प्रारंभ करते हैं, 1980 तक हम उनकी नाट्य रचनाओं को देख सकते हैं। उदय शंकर भट्ट, गोविंद वल्लभ पंत, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, इसी तरह के नाटककार हैं जिन्होंने अपने पारंपरिक मूल्य बोध को, जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक चेतना को नहीं छोड़ा। नागर जी ने अनेक रेडियो नाटक भी लिखे और 1976 में नागर जी के रेडियो नाटकों का एक चंदन वन नाम से संग्रह भी प्रकाशित हुआ। इस तरह रेडियो नाटकों का एक विलक्षण संग्रह 1978 में चक्करदार सीढ़ियां और अंधेरा इस नाम से भी आया। धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण नाटक भी लिखे जाने लगे। महिपाल नामक नाटक में नागर जी ने एक प्रतिभा संपन्न रचनाकार के जीवन संघर्ष को बड़ी खूबी से विस्तार से चित्रित किया। समाज की अनेक ऐसी परिस्थितियों को अपने आदर्शों को लेकर नायक कहाँ कहाँ जूझता, टकराता और भटकता है, उनको भी चित्रित किया। उसे न चाहते हुए भी ऐसे कई कार्य करने पड़ते हैं जो अंततः उसके लिए आत्महत्या का कारण बन जाते हैं। किसी रचनाकार या कलाकार की जीवन त्रासदी का नागर जी जितनी खूबी से चित्रण करते हैं, वह विलक्षण है, हृदय स्पर्शी बन जाता है। इस तरह आधुनिक समाज की सामाजिक जीवन की अनेक विसंगतियां, अनेक विद्रूपताएं इन नाटकों में, इन नाटककारों की कथा वस्तुओं में दिखाई देती हैं। विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहनी, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मीकांत वर्मा, शंभुनाथ सिंह, विनोद रस्तोगी, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जिन्होंने बकरी जैसा नाटक लिखा, अमृत राय, ऐसे बहुत सारे नाटककार हैं जिनका नाम हम ले सकते हैं। ज्ञानदेव अग्निहोत्री, रेवती शरण शर्मा, राजेंद्र कुमार शर्मा, सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्शी, काशीनाथ सिंह, हमीदुल्ला, सत्यव्रत सिन्हा, विपिन कुमार अग्रवाल, सुशील कुमार सिंह, मणि मधुकर, दया प्रकाश सिन्हा, शंकर शेष, गिरिराज किशोर, बलराज पंडित, मुद्रा राक्षस, प्रताप सहगल, राजेश जैन, स्वदेश दीपक, कृष्ण बलदेव वैद, नंद किशोर आचार्य, सुदर्शन मजीठिया और ऐसे अनेक अनेक नाम, नरेंद्र मोहन, शरद जोशी, दूधनाथ सिंह। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस युग के नाटककारों ने अपने अपने ढंग से हिंदी नाटक को एक नई दिशा, कुछ नए आयाम हमें दिलवाए, हमारे सामने उपस्थित किए और उनकी रंगमंचीयता ने भी कुछ आदर्श स्थापित किए। मित्रों, इस विषय को अभी यहीं विराम देते हैं, फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।